हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए गणित विषय की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए हमने लास्ट ईयर भी कक्षाएं उपलब्ध करवाई थी और इस बार भी जो है पुनः बैच को शुरू किया गया है। तो आप सभी लोग जो है इन कक्षाओं को जरूर देखें। प्लेलिस्ट के अंदर पहली कक्षा से देखते हुए आइए, आपको सभी चीजें समझ में अच्छे से आएगी और नोट्स भी जरूर बनाएं। हम लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यानी प्रायिकता, जिसके अंतर्गत प्रायिकता के मतलब को अपन समझ चुके थे, उसके बाद उसकी गणितीय परिभाषा को समझ चुके थे, फिर हमने प्रायिकता की जो योगज प्रमेय है उसको समझा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता की गुणन प्रमेय को। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट आपके साथ में कुछ बात शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आप जो है अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप डेली आप रोज रात को जो है 10-10 बजे क्लासे अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ही जो है आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है, दिल से जो है ये सोच रखता है कि मुझे किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, वह व्यक्ति हो सकता है कि शुरुआत में 1-2 बार असफल हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति अंततः अपने जीवन के अंदर जो है सफलता जरूर प्राप्त करता है। और इस बात के प्रमाण इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं। और हाल ही का एक बहुत ही शानदार सा उदाहरण जो आपने देखा कि 19 मार्च को सुनीता विलियम्स जो है पुनः धरती पर आ चुकी है। अभी उन्हें 6-7 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद में वो जो है वापस से अपने पैरों पर आराम से खड़ी हो पाएगी और घूम फिर पाएगी। क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर जो है हमारा शरीर पूरा एकदम अलग हो जाता है, वहां जाने के बाद हमारी हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती है, हमारा शरीर जो है अलग हो जाता है थोड़ा सा। और उन्होंने तो वहां पर जो है काफी समय गुजारा है। तो दोस्तों, उनका जो है ये पुनः लौटना इसी बात को दिखाता है कि उनके मन में कितना दृढ़ संकल्प रहा होगा, दृढ़ निश्चयी रही होगी वो। साथ ही साथ जो है उन्होंने वहां रहने के बावजूद भी कितना धैर्य रखा और उसी धैर्य, उसी दृढ़ संकल्प की वजह से जो है वो पुनः धरती पर आ सकी है। तो दोस्तों, हमें भी हमारे जीवन के अंदर हमेशा मेहनत करनी है और उस मेहनत के बाद में हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना चाहिए। हो सकता है कि हम 1-2 परीक्षाओं में असफल हो जाएं, लेकिन अंततः हम सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। और इसीलिए अक्सर मैं कहा करता हूं, और कई बार जो है विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कि सर हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो दोस्तों, जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो, कोई अच्छी सी मोटिवेशनल किताब पढ़ लीजिए, कोई अच्छा सा कोटेशन पढ़ लीजिए, या फिर अपने माता पिता दादा दादी से बात करिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। अगर आप लोगों ने हर हाल में, कैसा भी देश काल परिस्थिति रही हो, आपका कैसा भी समय रहा हो, अगर आपने अपने आप को यह कहकर के आगे बढ़ा दिया कि ठीक है यार, ये भी समय है, गुजर जाएगा, आगे बढ़ते हैं, ये भी समय है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपके लाइफ में जो है सब कुछ अच्छा होगा। और 3 इडियट्स मूवी तो वैसे भी कहती ही है कि ऑल इज वेल, तो हमेशा यही कहते रहे, ऑल इज वेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता की गुणन प्रमेय। अब प्रायिकता की गुणन प्रमेय के अंदर भी 2 केस है। जिस प्रकार से प्रायिकता की योगज प्रमेय के 2 केस थे, वहां पर जो 2 केस थे वही यहां पर भी है। जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र नहीं है, तो जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के होने की जो प्रायिकता लिखी जाएगी जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र नहीं है तब, तो वो इस प्रकार से लिखी जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हो गई, यानी कि ए घटना की प्रायिकता क्या है, और फिर उसका गुणा करेंगे प्रायिकता बी से, लेकिन कब, जब ये घटना घटित हो गई हो। ठीक है, इसका जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं।
इसका मतलब ये होता है, देखो ये इसका मतलब ये होता है कि घटना बी की प्रायिकता, क्या, घटना बी की प्रायिकता जब जब घटना ए घट चुकी हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर अपन जो है लिख लेंगे, ठीक है, ये लीजिए। तो घटना बी की प्रायिकता जो है जब घटना ए घट चुकी हो, क्लियर। इस चीज को जो है अपन इस प्रकार से लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, क्लियर। तो इसमें जो आगे आ रहा है बी, उसका मतलब है वो घटेगी, उसकी प्रायिकता लिख रहे हैं, और पीछे जो ए आता है उसका मतलब है वो घटना घट चुकी है। अब इसी चीज को आप जो है और एक तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, जैसे कि अगर कहा जाए तो वो लिखने का तरीका क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए कहे या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कहें, ठीक है, ए बी रखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए बी कब, जब आपके अब की बार क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि पी घटना घट चुकी है तब ए की प्रायिकता। तो ये जो है दोनों सेम ही चीज है भाई, ए और बी यहां पर जो है इसका ऑर्डर चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहने का मतलब ये है। जैसे यहां आपने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह बी लिख दिया, तो बात वो है कि यहां पर जो है अब क्या होगा, पहले घटना बी घटित होगी और यहां पर पहले क्या हो रहा था, ए घटित हो रही थी, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ऐसे ही अगर तीन घटनाओं की बात की जाए, यानी ए बी सी, मान लीजिए कोई तीन घटनाएं हैं, तो उन तीन घटनाओं की अगर हमें जो है प्रायिकता लिखनी है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रायिकता ए की, फिर उसका गुणा करेंगे प्रायिकता बी के साथ, कब, जब ए घटना घटित हो चुकी है, और फिर प्रायिकता सी की जब ए और बी दोनों घटनाएं घट चुकी हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी कैसे लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी व्हाट, ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी हैपन। दूसरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब ए और बी घटनाएं जो है वो घट चुकी हो, ठीक है। चलिए इसका एक मैं भी क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं जो पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद में अपन जब स्वतंत्र घटनाएं होगी तब बात करेंगे। देखिए अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा बढ़िया सा। क्या है क्वेश्चन, यही है कि हमारे पास में मान लीजिए ताश की गड्डी है, क्वेश्चन लिखेंगे ताश की गड्डी में से एक एक पत्ता निकाला जाता है, लेकिन पुनः रखा नहीं जाता है, पुनः रखा नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने ताश के गड्डी गड्डी जो है उसमें से एक पत्ता निकाला, बस वो निकाल लिया, फिर उसको वापस से नहीं रखना है, ये पॉइंट यहां पर कहना चाहता है। अब हमें जो है ये बोला कि वापस से नहीं मिला रहे हैं, अब मान लीजिए रखा जाता है, तो पहला पत्ता, पहला पत्ता बादशाह, ठीक है, वो कल मैंने बताया था ना, बादशाह यानी के से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पत्ता बादशाह तथा दूसरा पत्ता बेगम होने की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यह है हमारे पास में प्रश्न।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या होगा। सबसे पहले हमें जो है ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ताश के अंदर कितने पत्ते होते हैं, गड्डी में 52 पत्ते। उस 52 में से 4 जो है बादशाह होते हैं यानी के, और 4 जो है वो बेगम होती है यानी कि क्यू। बस ये तो पता है हमें, ठीक है। अब हमने क्या करा, 52 में से पहले एक पत्ता निकाला है। अब वो पत्ता बादशाह होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के, एक पत्ता निकाल दिया 52 पत्तों में से, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ के, यानी बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/52। ठीक है। अब यहां पर 1/52 आ चुकी है, लेकिन यहां पर यह बोला है कि पत्ता जो निकाला जाता है वो पुनः नहीं रखा जाता। तो 52 पत्तों में से जो एक बादशाह का पत्ता निकाल लिया, तो अब बचे कितने हैं पत्ते, तो अब 51 पत्ते ही बचे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम जो है, एक सेकेंड, यहां पर ये एक कैसे आएगा भाई, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह, बादशाह के पत्ते हैं कितने टोटल, 4 पत्ते हैं, कितने, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह जो होगी वो होगी 4/52। ठीक है भाई, 4 में से कोई एक पत्ता आया होगा तभी तो बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी निकल रही है। तो टोटल 4 पत्ते होते हैं बादशाह के, 2 लाल और 2 ब्लैक। ठीक है। अब ऐसे अब बोला बेगम, तो भाई एक पत्ता हम निकाल चुके हैं और उसको अब वापस अंदर नहीं रख रहे, तो अब टोटल पत्ते अब कितने बचे हैं हमारे पास, अब 51 ही बचे हैं। लेकिन बेगम के पत्ते तो 4 है ही है, समझ में आई बात, तो वो आ जाएगा ऊपर 4। ये हमारा जो है सॉल्व हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, बादशाह और बेगम की। अब हमें लेकिन ये पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू क्यू क्या होगा, है ना। तो के और क्यू मतलब जब पहला पत्ता बादशाह आ चुका है तो दूसरा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, तो उसको ऐसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ के क्यू बराबर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू जब के घटना घटित हो चुकी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ के कितना आया है, 4/52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू कितनी है जब के घटित हो चुका है, 4/51। ठीक है, क्योंकि अब की बार एक पत्ता कम हो जाएगा, तो 4/51 ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे या फिर कट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो ये कट हो जाएगा सीधे सीधे से, 4 एकम 4 और 4 का 13 बार भाग चला जाएगा। ये लीजिए, अब 13 इंटू जो है आप 51 कर दीजिए, तो 13 इंटू 51 होता है, कितना हो जाएगा, तो 13 पंजे 65 यानी कि 653। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा कितना, 4/663। यही हमारा आंसर है। बस ये हो गया सॉल्व, लो क्लियर। तो आपको जो पीछे फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसे यूज कैसे करना है वो आपके सामने मैंने बता दिया है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, चलिए जल्दी से, क्लियर। तो ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है लेकिन पुनः नहीं रखा जा रहा है, इसलिए यहां पर 51 पत्ते हो गए। अगर पुनः रखा जाता तो 52 हो जाते, तो 4/52 आंसर हो जाता। ठीक है। तो ये कौन सी ये किस घटना का एग्जाम्पल है, जब दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, क्या ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, नहीं, एक घटना घटित हुई तो उससे दूसरी घटना प्रभावित हो रही है। देखो, वरना इसका भी आंसर 4/52 होता, 4/51 क्यों हुआ, क्योंकि वो वाली घटना घटित हो चुकी थी, तो एक दूसरे से ये स्वतंत्र नहीं है। अब हम ऐसा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक, चलिए, तो अब आप हेडिंग डालेंगे, चलिए हेडिंग डालिएगा, बढ़िया ना। लो, अब दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस, तो जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। ठीक है, क्या है, जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है, तो लिखिए, जब घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है। ठीक, अब देखिए, परस्पर जब घटनाएं स्वतंत्र है तब की बात करते हैं। तो भाई देखो, प्रोबेबिलिटी जब
आपके स्वतंत्रता की बात कर रही है कि आप जो है स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है इसका मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। तो जब दो घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे अपन ने ह्यूगेस नियम के अंदर पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर ऐसे ही A3, A4 अप टू AN, इन सभी प्रोबेबिलिटीज जो जितनी भी अलग अलग घटनाएं हैं उन सभी की घटनाओं का अनुकूल स्थितियों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, या फिर सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए, सभी घटनाओं की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए और उनका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 और ये चलता रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AN तक। समझ में आ गई बात, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वह घटनाएं जब परस्पर स्वतंत्र हो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा का ऐसा ह्यूगेस नियम के अंदर भी मैंने बताया था और इस पर आधारित प्रश्न भी मैं जो है आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या क्या ये ओके, शायद मैं चलिए, हाँ भाई, रात को क्या है कि 10 बजे क्लास होती है ना, तो अभी जैसे आज की जो क्लास चल रही है मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें एक विद्यार्थी है जो लगातार क्लास देख रहा है, बाकी विद्यार्थी क्लास देख ही नहीं रहे, बाद में देखते हैं। तो वो मैसेज कर रहा है कि भाई सर मैं अकेला क्लास देख रहा हूँ, आपका डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल है। भाई डेडिकेशन मेरा भी है, लेकिन मेरा डेडिकेशन होने से आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी ना। इसलिए दोस्तों आप अपना डेडिकेशन बनाइए कि रात को 10 बजे जैसे ही क्लास शुरू हो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है और कॉन्सेप्ट लिखते चलना है, क्वेश्चन करते चलना है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अपन और आप लोगों को ये भी समझा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमने क्या करा, चार सिक्के ले लिए। क्या करा, चार सिक्के लिए और चारों सिक्कों को उछाला गया। ठीक है, तो चार सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, लिखेंगे चार सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं, चार सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब पहले पर पहले पर पट, पट यानी कि टेल। ठीक है, तो पहले पर पट, दूसरे पर दूसरे पर चित्त, तीसरे पर चित्त, चौथे पर पट। ठीक है, तो पहले पर पट, दूसरे पर चित्त, तीसरे पर भी चित्त और चौथे पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों अब क्या होगा, तो इसका हल, अब ये बताओ, चार अलग अलग सिक्के हैं, मान लो ये एक सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का, ये चौथा सिक्का। अब चारों सिक्के उछाल दिए, चारों सिक्के नीचे गिर गए, हेड आया टेल आया कुछ भी आया हो, क्या एक दूसरे को प्रभावित करेगा? क्या पहले वाले पर हेड आने से दूसरे वाले का कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या दूसरे वाले पर टेल आने से पहले वाले पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, चारों के चारों सिक्के अपने आप में अलग अलग है, स्वतंत्र है। तो इसलिए चारों सिक्कों का जो है एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो है चारों के चारों अलग अलग है। अब जब चारों अलग अलग है तो या तो हम जो है चारों केस लिखें, जैसे देखो पहले वाले पर मैंने क्या बोला, पट आना चाहिए, तो यहां पर टेल आया, तो टेल आने की प्रायिकता क्या है सिक्के में, 1/2।
अब दूसरे वाले पर क्या आया, चित्त यानी हेड आया। अब इसमें हेड आया तो इससे पहले वाले के क्या आया है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें भी 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें भी हेड है तो इसमें भी 1/2, इसमें टेल है तो इसमें 1/2। अब इन चारों जो आपकी प्रायिकताओं को लिखा है ना, चारों सिक्कों के लिए, इन सभी का आपस में गुणा करो, या फिर जो है मैं ये कर सकता हूं कि इसके अनुकूल स्थिति कितनी, एक, इसके अनुकूल एक, इसके अनुकूल एक, इसके अनुकूल एक, सभी का मल्टीप्लाई करूं, एक ही आएगा। और फिर क्या करूं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो बात एक ही है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले सिक्के के लिए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरे सिक्के के लिए वो भी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरे सिक्के के लिए वो भी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ चौथे सिक्के के लिए वो भी 1/2। इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 2 चौक 8 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1/16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब या तो मैं ये करूं या फिर मैं ये कर सकता हूं कि ए के अनुकूल स्थिति एक, दूसरे के अनुकूल एक, तीसरे के अनुकूल एक, चौथे के अनुकूल एक, एक 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 एक, सभी का मल्टीप्लाई किया एक आएगा। और टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो 2 2 2 2, तो 16, तो 16, तो 1/16 ही आंसर आएगा। तो या तो मैं सभी का अलग अलग निकाल के गुणा करूं या फिर सभी की जो है मल्टीप्लाई कर दूं एक साथ और फिर प्रोबेबिलिटी निकालूं। ठीक है, ये जो है A1 A2 A3 ये घटनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पहली घटना की प्रायिकता 1/2, ये दूसरी घटना की, ये तीसरी की, ये चौथी की। यहां पर क्या होता है, पहली के अनुकूल स्थिति एक बार टेल आएगा या हेड आएगा, तो हेड टेल आ जाए, इसका मतलब एक केस है। फिर दूसरे में एक आ जाए, एक एक एक, तो एक एक एक, ऊपर तो एक ही आएगा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 4 सिक्के हैं, तो 4 यानी कि 2 की पावर 4, तो 16। क्लियर, तो 1/16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि स्वतंत्र घटनाओं और एक दूसरे पर डिपेंड घटनाओं में किस प्रकार से जो है प्रायिकता अलग अलग आती है। और ये चीज जो है आप लोगों के बहुत काम की चीज है, और ये जो पीछे मैंने फॉर्मूला बताया है ये तो आगे भी काम आने वाला है। ये वाला ये तो याद ही रखना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी होता है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए घटित तो हो चुकी है, ऐसे पर प्रश्न आधारित जो है जरूर आने वाला है। और ये आगे जो है हमारे और भी कुछ जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, वहां हेल्प करेगा। फिर हमारे पास में आगे बेस थ्योरम वगैरह वहां पर भी ये जो है हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए ये हमने लिख लिया। अब हम अगले केस की ओर बढ़ते हैं, और अगला केस आता है हमारे कि मान लीजिए कुछ बहुत सारी स्वतंत्र घटनाएं हो, क्या हो, कुछ अलग अलग बहुत सारी स्वतंत्र घटनाएं हो। उन स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना की जो प्रायिकता है वो ज्ञात करने को जब हमें कहा जाता है तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा। चलिए, तो अब आप हेडिंग डालेंगे स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक की प्रायिकता, हेडिंग डालिए ये। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्वतंत्र घटनाओं, स्वतंत्र घटनाओं में से कम। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक की प्रायिकता, कम से कम एक की प्रायिकता। ठीक है, देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आराम आराम से समझाऊंगा क्योंकि अभी तक की जो चीजें पढ़ी थी ना आपने, वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं जो है आपके 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ रखी होती है, लेकिन ये कुछ अब चीजें जो है थोड़ी सी एडवांस या नई चीजें कह सकते हैं, तो डरना नहीं है। देखिए हमारे पास में मान लो बहुत सारी एन स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, और उन घटनाओं को मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। मान लीजिए जैसे कि A1 है, कोई A2 घटना, फिर A3 घटना, A4 घटना, ऐसे करते करते एन घटनाएं है। तो एन घटनाएं हैं मतलब ये अलग अलग घटनाएं लिखी। अब इनकी प्रायिकता, तो घटना, ये देखो ये घटनाएं लिखी, ठीक है,
की क्रमशः प्रायिकता। तो इनकी जो प्रायिकता है, मान लीजिए P1 है, फिर P2 है, P3 है, अप टू P है। तो इन सभी की जो है, ये जो अलग अलग घटनाएं थी, इन घटनाओं की मैंने क्या लिखी, प्रायिकता लिखी। अब हमें ये पता लगाना है कि इन घटनाओं में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे कि इनमें से कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक भी घटना घटित ही नहीं हो, और उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो भाई ये बताओ कि हम ये कहते हैं ना कि किसी घटना के घटित होने की और उसी घटना के नहीं घटित होने की टोटल प्रायिकता कितनी होती है, एक। अब मान लो ये जितनी भी घटनाएं हैं, इनमें से कोई घटित हो ही नहीं रही है ना। तो ऑल ओवर हमने तो क्या बोला, लेकिन देखो कम से कम एक के घटित होने की। अब मान लेते हैं कोई घटना घटित हो ही नहीं रही है, तो कोई भी घटना नहीं घट रही है, इसका मतलब एक में से माइनस कर देंगे तो सभी घटनाएं जो है क्या हो जाएगी, घटने की प्रायिकता निकल जाएगी। अगर कोई भी घटना नहीं घट रही है, वो सिचुएशन मान करके मैं एक में से उन सभी केस को माइनस कर देता हूं, तो इसका मतलब इन सभी घटनाओं के घटने की प्रायिकता जो है वो निकल जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी, देखिए। अब भाई पहली घटना के होने की प्रायिकता कितनी है, P1। मैंने मान लिया वो घटित नहीं हो रही, तो 1 में से माइनस P1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरी घटना के घटित नहीं होने पर, तीसरी घटना के भी घटित नहीं होने पर, इस प्रकार से मान लो NV घटना भी घटित नहीं होती है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस Pn। अब ये 1 माइनस P1 का मतलब क्या होगा, A1 घटना घटित नहीं हो रही, A2 भी घटित नहीं हो रही, A3 घटित नहीं हो रही, A4 AN कोई भी घटना घटित नहीं हो रही, उसको एक में से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब सभी घटनाएं घटित हो रही है। वो हमने केस निकाल दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बताइए कि इससे क्या होगा, है जब हमारे पास सभी घटनाएं घटित नहीं हो रही है, उनको हमने माइनस कर दिया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये निकल कर आता है कि कोई न कोई एक घटना अगर हमें घटित करनी है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 या फिर A2 या फिर A3 या फिर A4 या फिर AN, कोई भी, भाई या वर्ड लगा दिया, A1 घट जाए या A2 या A3 या A4 या AN, ये कोई भी घटना घटित हो जाए, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। तो हमें पता है कि हम इसको लिखते हैं कैसे। तो इसको लिखते हैं जब परस्पर देखो स्वतंत्र घटनाएं घटित हो, तो स्वतंत्र घटना के लिए हम क्या लिखते हैं, PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 PAN तक लिखते हैं, है ना। लेकिन उन सभी को अगर एक में से माइनस कर दिया जाए, तो इसका मतलब इनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता निकल कर आ जाएगी। समझ में आई बात। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार। A1 बार का मतलब A के घटित नहीं होने की प्रायिकता, फिर 2 के घटित नहीं होने की प्रायिकता, 3 के घटित नहीं होने की प्रायिकता, और PAN इसके भी नहीं होने की प्रायिकता। ये हमारे पास में आ चुका है। ये लो, क्लियर। चलो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें n घटनाओं में से ये कहा जाता है कि कम से कम एक घटना घटित हो जाए, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो, तो हम ये करेंगे कि जितनी भी घटनाएं दे रखी हो उन सभी के नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, सभी के हम मल्टीप्लाई कर देंगे और एक में से माइनस कर देंगे। क्लियर। चल अब देखो इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। इस पर आधारित कैसा क्वेश्चन आएगा, मान लो आपको कहा जाए कि आपके पास 3 तीर है और आपके जो है निशाना लग जाने की प्रायिकता 1/3 है,
तो बताइए कि आप जो है चिड़िया वगैरह बैठी है, उसके मरने की प्रायिकता क्या है, या आप उसे मार डालेंगे इसकी प्रायिकता क्या है। तो उसमें क्या होगा कि भाई तीन में से कोई भी कम से कम एक तीर भी लग गया तो चिड़िया तो मर ही जाएगी, आपका निशाना तो लग ही जाएगा। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास में एक प्रश्न है कि एक आदमी एक पक्षी को तीन निशानों में दो बार, दूसरा आदमी है उसे तीन निशानों में एक बार, और तीसरा आदमी है जो चार निशानों में से तीन बार जो है मार सकता है। ठीक है, ये प्रश्न है, लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिए। देखिए, एक आदमी आदमी एक पक्षी को, ठीक है, एक आदमी एक पक्षी को तीन निशानों में, तीन निशानों में दो बार, कितनी बार, दो बार, तीन निशानों में दो बार। दूसरा आदमी है, अब मैं इतना पूरा नहीं लिख रहा हूं, दूसरा आदमी मैं सीधे ही लिख रहा हूं, सेकेंड पी, ठीक है, सेकेंड पर्सन, अब ये शॉर्टकट में ही सेकेंड पर्सन है जो क्या करता है, तो सेकेंड पर्सन जो है वो तीन निशानों में एक बार, तीन निशानों में एक बार, ठीक है, तीन निशानों में एक बार। और तीसरा आदमी है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चार निशानों में, चार निशानों में तीन बार, तीन बार, कितनी बार, तीन बार मार सकता है, मार सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ निशाना दागे तो, यदि वे एक साथ निशाना लगाए तो, लगाए तो, ठीक है, एक साथ उन्होंने क्या करा, निशाना लगाया, तो पक्षी के, तो पक्षी के मरने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये लो, ये प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अब ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो एक आदमी है जो पक्षी को तीन निशानों में से दो बार मार सकता है, उसका मतलब क्या हुआ कि तीन में से दो लगेंगे, यानी दो अपने, भाई दो तो जो है क्या करेंगे, पक्षी को मार सकते हैं, तो दो अपने अनुकूल स्थितियां हो गई। तो पहले आदमी को मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कितनी हो जाएगी, तो तीन में से दो काम के हैं तो दो बटे तीन। ठीक है, टोटल निशाने कितने लगा रहा है, तीन, उसमें से मरने की प्रायिकता, भाई हमारे कितने काम के हैं, मारने में दो ही काम आ रहे हैं, क्योंकि दो बार ही निशाना लगेगा, तीन में से दो बार, एक बार नहीं लगेगा। ऐसे ही जब सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो उसके एक बार ही निशाना लग रहा है, ठीक है, तो एक बटे तीन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और थर्ड पर्सन जो है वो आपके तीन बार निशाना लगा सकता है, यानी तीन बार अनुकूल स्थितियां हैं चार में से। ये तीनों के तीनों पर्सन अलग अलग है, इसमें एक दूसरे पर्सन की इफेक्टिव कोई जो है यहां पर नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों एक साथ दाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ने दागा फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा होता तब तो ये होता कि हो सकता है पहला वाला मार देवे तो अलग केस, नहीं मार सका तो अलग केस, तो वो तो फिर एक दूसरे से डिपेंड हो जाते हैं एक दूसरे पर, क्योंकि वो अगर मर चुकी है तो फिर उसको थोड़ी मारते। लेकिन यहां पर क्या होगा कि तीनों एक साथ गोली दाग रहे हैं, मतलब निशाना लगा रहे हैं, तो तीनों के तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अब तीनों की जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है वो निकल कर आ गई। अब लेकिन तीनों ने एक साथ तीर मारा है, तो चिड़िया कब मरेगी, जब तीनों के तीनों में से कम किसी एक का लग जाए, हो सकता है तीनों का भी लग जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक का तो लगना ही चाहिए, तो ही पक्षी जो है मरेगा, अन्यथा तो जिंदा रह जाएगा। तो कम से कम
कि जब प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक कम से कम घटना घटित हो तो उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका होता है एक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट भी नहीं कर सके और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन भी नहीं कर सके और प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन ये भी नहीं कर सके, यानी पहला वाला भी नहीं मार सके, दूसरा वाला भी नहीं मार सके, तीसरा वाला भी नहीं मार सके। ऐसा अगर हो जाए कि तीनों ही नहीं मार सके, उसको अपन ने एक प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया। इसका मतलब जो बची हुई जो कंडीशंस है उसमें कम से कम एक ने तो मारा ही होगा। हो सकता है पहले ने नहीं मारा तो दूसरे ने मारा होगा, दूसरे ने नहीं मारा तीसरे ने मारा होगा, लेकिन कम से कम जो तीनों नहीं मार रहे वो केस तो अपन माइनस ही कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो अब तो ये चिड़िया कम से कम कोई एक मार ही डालेगा। तो ये होती है कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक, दो वो जो है एक मार सके इसकी प्रायिकता है 2/3, वो नहीं मार सके उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम क्या निकालेंगे, एक में से 2/3 माइनस करेंगे। सेकंड वाला मार सके इसकी प्रायिकता 1/3 है, लेकिन नहीं मारना है तो इसमें भी क्या होगा, 1/3 माइनस होगा। ऐसे ही थर्ड केस है 3/4, तो इसको माइनस करेंगे एक में से। ये लो, अब इसको लिख लो। तो देखो एक एक माइनस 2/3 होता है 1/3 गुणा एक माइनस 1/3 होता है 2/3 और एक माइनस 3/4 होता है 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, देखिएगा तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 1 माइनस 1/18, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/18। यहां पर ये आ जाएगा 18 और 18 माइनस 1 17। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, 17/18। समझ में आ गई बात, कितना हो जाएगा, 17/18। ये हमारा आंसर हो गया। तो चिड़िया को मारने की जो प्रायिकता है वो 17/18 हमारे पास में निकल कर आ गई है। तो अभी हम लोगों ने आज पढ़ा, एक तो ये कि प्रायिकता के गुणन की जो प्रमेय है उसके बारे में, उसके अंदर 2 केस थे वो पढ़ लिए। उसके बाद जो बहुत सारी स्वतंत्र घटनाएं होती है, उन बहुत सारी स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की जो प्रायिकता ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट है वो भी अपन ने सीख लिया है और उस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे हमारे अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपके, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बेस थ्योरम के बारे में, है ना, आपके पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके बारे में, और उसके बाद में जो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और फिर आपका जो है पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा शुरू करना चाहिए वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इसको अपन जो है बस 2 वीडियो के अंदर जो है पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।